मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच ये सेकंड ऑर्डर सीएफए है। जिस तरह मैंने आपको बताता चलूं, अक्सर जो मेरी आजकल वो जो टाइटल पिक्चर आ रही है उसमें भी सेकंड सीएफए है। मल्टीपल का पहले पढ़ लें। अब मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच रिड्यूस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एरर ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑब्जर्व वेरिएबल ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। ये क्या है कि आप जब जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में लोग क्वेश्चन करते थे ना, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, सेटिस्फाइड, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते थे। बाकी सारे लोगों ने कहा नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन को क्वेश्चन के साथ नहीं पूछा जा सकता। इसके मतलब अगर मैं इमोज की शक्ल बनाऊंगी 4 क्वेश्चन से, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। वो भाई सेटिस्फाई वो हो सकता है, वो एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई ना हो सकता है वो पे से सेटिस्फाई ना हो सकता है वो बॉस से सेटिस्फाई ना हो सकता है वो पॉलिटिक्स की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है उसकी प्रमोशन से सेटिस्फाई ना हो सकता है वो जॉब डिसीजन सेटिस्फाई ना हो। तो जॉब सेटिस्फेक्शन को डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेजर नहीं किया जा सकता। तो विद द पास ऑफ टाइम इसकी टोटल 9 सब स्केल डेवलप हो चुके हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे भी क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव मेजर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इनको भी एरर लगेगा, इनको भी एरर लगेगा, इनको भी एरर, क्योंकि इसके लिए तो ये ऑब्जर्व वेरिएबल है ना, ये अनऑब्जर्व्ड है ना, तो ये भी अनऑब्जर्व्ड है, लेकिन ये अनऑब्जर्व्ड इनके लिए ये ऑब्जर्व है, तो इसके लिए भी जो अल्टीमेटली ये ऑब्जर्व हो जाएगा। जिधर ऑब्जर्व वेरिएबल आएगा उसके साथ क्या लगेगा, एरर टर्म लगेगी। इसके आगे फिर क्वेश्चन होंगे। समझ आ रही? इसको फिर आगे को एरर लगेंगे। अब ये जो स्केल है, अब ये क्या हुआ, जॉब सेटिस्फेक्शन 4 इसके मतलब डिमेंशन 1, डिमेंशन 2, डिमेंशन 3, डिमेंशन 4। अगर यहां तक परफॉर्म करेंगे ना एनालिसिस, इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर सीएफए, और जैसे ही हम सेकंड में घुस जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर सीएफए। तो सेकंड ऑर्डर सीएफए में क्या हुआ, तो वही सीन है, सिर्फ ये है कि हर डिमेंशन में अलग-अलग क्वेश्चन से ऑब्जर्व होगी, फिर इसको उन ऑब्जर्व अनऑब्जर्व के साथ हमने इंडिकेट कर दिया कि जब ये ऑब्जर्व में कन्वर्ट होंगे तो अल्टीमेटली ये चारों मिलके फिर आपके जॉब सेटिस्फेक्शन आएंगे। तो रिसर्चर का बिलीव है कि आप मल्टीपल इंडिकेटर रिड्यूसेस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एरिड ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, यस, इसमें एरर पाया जाता है। फिर लोगों ने कहा ज्यादा क्वेश्चन पूछो, जब क्वेश्चन की बात आ गई फिर मल्टीपल इंडिकेटर्स की बात चलना शुरू हुई, फिर मल्टीपल डिमेंशंस की बात आना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सीएफए, सेकंड ऑर्डर हम देखेंगे। डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इंडिकेटर्स एंड अंडरलाइंग लेटेंट वेरिएबल और फैक्टर्स। डिस्टिंक्शन होती है कि ये आपके इंडिकेटर्स हैं और ये आप लोगों के फैक्टर्स हैं। टुगेदर द ऑब्जर्व वेरिएबल एंड लेटेंट वेरिएबल मेक अप द मेजरमेंट मॉडल। तो ये हमने बेसिकली क्या बना लिया, मेजरमेंट मॉडल बना लिया। तो ये मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच है। तो फिर मल्टीपल डिमेंशन अप्रोच या मल्टीपल मल्टी आ जाएगा, तो फिर आपका सेकंड ऑर्डर सीएफए में भी इसमें जम हो जाएगा, इसके साथ आपका शामिल हो जाएगा। तो मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल डिमेंशन, फिर आपका सेकंड ऑर्डर सीएफए है। हाँ, ये भी रिफ्लेक्टिव है। फिर क्या होगा, जब ये जॉब सेटिस्फेक्शन आ गया ना, अब हम देखते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन का जॉब कमिटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, उसकी फिर अलग से डिमेंशन होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे उनके आगे अलग होंगे। अब हाइपोथेसिस ये चेक करना है। अब ये वाला जो हाइपोथेसिस है ना, ये हो जाएगा फिर आईवी, ये फिर क्या हो जाएगा, फिर आईवी को एरर टर्म नहीं लगती, फिर डीवी को एरर टर्म लगा देंगे। तो उस सूरत में ये जो बन रहा है ना, ये वाला रिलेशनशिप ये फॉर्मेटिव है, और ये जो पीछे वाला ये सारा क्या है, रिफ्लेक्टिव है। क्लियर? श्योर? ये एरर टर्म में अभी समझ नहीं आ रही है ना, जब ड्रा, क्योंकि पहले मैनुअल ड्रा कराऊंगा फिर वो टूल के दूंगा आप लोगों को जो ऑटोमेटिक है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सारी थ्योरी है। अब आपने समझा कि हम जब भी हाइपोथेसिस चेक होने ना, तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव मॉडल मिलके फिर फॉर्मेटिव करते हैं ना, थ्योरी फॉर्म करते हैं। पहले रिफ्लेक्टिव आपको प्रूव करने पड़ते हैं, जब रिफ्लेक्टिव आ जाते हैं फिर आप किसमें जाते हैं, फॉर्मेटिव में। ओके जी, ये आपके सामने
Conceptual model. This model holds that there are two uncorrelated factors that explain the relationship among the 6 emotion variables: joy, awe, happiness, positive fact, fear, guilt, sadness, negative fact. तो 2 factors और हर factor के 3 indicators. So these are the variable जो कि observed हैं, these are the factor latent जो कि unobserved हैं. और इनकी जब प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह लोडिंग आएंगे कि जाए आप हैप्पीनेस एक चीज है ना, फिर गिल्ट. तो जब भी एसपीएसएस आउटपुट दिखाएगा, जब हम टेस्ट रन करेंगे तो इस तरह वो आइटम दिखाएगा. आइटम के नाम तो हमने लगाए हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ वैल्यूज की बिना पे, नंबर ऑफ इधर भी वैल्यूज होगी, इधर भी वैल्यूज होगी. ये जीरो का मतलब ये होता है कि हम इन वैल्यू को इग्नोर कर लेते हैं. हायर वैल्यू इस तरफ आनी चाहिए. 2 फैक्टर है तो आपके 2 स्टेप बनेंगे. स्टेप 1 एक फैक्टर, स्टेप 2 एक फैक्टर. तो हम क्या कहते हैं, लेडर बनानी होती है. जितने वेरिएबल है उतने स्टेप बनने चाहिए. स्टेप बन गए तो आपका सीएफए लग गया, आपका डेटा साबित हो गया, स्ट्रक्चर फिट हो गया, वरना पड़ेगा. जी जी बोलिए. ये बेसिकली ये लोडिंग बताती हैं कि ये इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग है और 0 ये 0.02 0.1 ये लो है, लेकिन हम इनको शो ही नहीं करवाते. हम एक ऑप्शन चूज करेंगे कि इससे नीचे वाली वैल्यू शो ही ना करवाओ. नो डॉट ये फैक्टर इसमें भी आ रहे होंगे. हो सकता है कि अल्टीमेटली देखें ना, ये पॉजिटिव फैक्टर जाए तो फियर सैडनेस उसका क्या है, अपोजिट है. अगर इधर पॉजिटिव लोडिंग होगी तो उधर नेगेटिव लोडिंग होगी. अल्टीमेटली ये फिर इधर नेगेटिव लोड हो रहा होगा. पर हमारा ये देखना क्या नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लोड हो रहा है, वीक लोड हो रहा है. तो 0.4 से नीचे है फिर तो हम इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमारा 0.7 0.8 से ज्यादा इधर शो हो रहा होगा. मतलब लोडिंग जब किसी भी फैक्टर पे लोड होती है तो उसकी वैल्यू हायर को देखना होता है. अभी प्रैक्टिकल की तरफ आने लगे हैं, इसको चलते हैं. Assumption of factor analysis एक दफा इसको देख लें. Data matrix must have sufficient number of correlation. No correlation, no factor analysis. Variable must be interrelated in some way since factor seeks the underlying comma. अब ये ना हो कि आपने जो क्वेश्चन पूछने का आपस में रिलेशनशिप भी ना हो. वो फॉर्मेटिव वाला सीन जो है रिफ्लेक्टिव में होता है, रिफ्लेक्टिव होने चाहिए, आपस में मिलने चाहिए. कॉमन डिमेंशन अमंग द वेरिएबल. इफ द वेरिएबल नॉट रिलेटेड ईच अदर विल बी शोन ऑन फैक्टर. अगर एक वेरिएबल किसी से अटैच नहीं करेगा फिर वो सेपरेट फैक्टर बन जाएगा. रूल ऑफ थंब, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कोरिलेशन ग्रेटर देन 0.30, जो मैंने पहले बात कर दी. मैट्रिक वेरिएबल अज्यूम्ड ऑल्थो डमी वेरिएबल मे बी यूज्ड. वैसे तो मैट्रिक मीन कंटीन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए. 1 to 7 1 to 5 डेटा हो. 1 2 का डाटा भी आ सकता है, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा मुश्किल फैक्टर एनालिसिस प्रूव होता है. उसकी रिलायबिलिटी 0.9 से ऊपर जाने जाती है. द फैक्टर आर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. सारे अलग-अलग अज्यूम करते हैं. आर वेरिएबल इन फैक्टर मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एन ऑर्डिनल स्केल. नॉमिनल डाटा आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फैक्टर एनालिसिस. क्लियर? ये हम रन करेंगे तो आपको दिखाता हूँ, कोरिलेशन की वैल्यू में दिखाता हूँ. ओके, हाउ मेनी केसेस, ये भी रूल ऑफ थंब है. रूल ऑफ थंब 10 of 10 केसेस फॉर एवरी आइटम. मैंने पहले भी बोला हर आइटम में कितने होने चाहिए, 10 के लाइन के मुताबिक. मैंने लास्ट में बात की थी कि 10 के होने चाहिए. रूल ऑफ थंब 100 नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट शुड बी लार्जर ऑफ इफ 5 टाइम नंबर ऑफ वेरिएबल आर 2. अब क्या आपके पास या तो 100 रिस्पोंडेंट है, 100 रिस्पोंडेंट है, या आप लोगों के 5 वेरिएबल है. उस सूरत में आप 100 के साथ चल सकते हैं. मतलब कि उसमें बोला हुआ है कि 100 नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट शुड बी द लार्ज. रूल ऑफ 100 तब होता है जब आपका रिस्पोंडेंट ही 100 है. ये एक और रूल उसने बात की है क्लाइंट ने कि अगर आपका रिस्पोंडेंट ही 100 है या आपके 5 वेरिएबल्स हैं. कितने वेरिएबल्स हैं? 5. उस सूरत में आप 100 के डाटे के साथ फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो. जब 5 जैसे 5 से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, नो वे, 100 आपको लेके चलना है. हाउ मेनी वेरिएबल डू आई नीड टू फैक्टर एनालिसिस? मोर देन 3 बेटर जो है वो ऑप्शन है. इज नॉर्मलिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड? नो, डाटा की नॉर्मलिटी जरूरी नहीं होती फैक्टर एनालिसिस के लिए. कैन यू पूल डाटा फ्रॉम 2 सैंपल टुगेदर? मैंने एक लाहौर से डाटा लिया है, गुजरात से डाटा लिया है, तो क्या उनको मैं इकट्ठा फैक्टर एनालिसिस रन कर सकता हूँ? हाँ, रन कर सकते हैं. अगर हमने सेम स्केल पे डाटा इकट्ठा किया है, उनके अंदर सेम किस्म की कैरेक्टरिस्टिक, सेम किस्म का स्ट्रक्चर पाया जाता है. क्लियर? बेसिक assumptions जो जरूरी थी. टेस्ट ऑफ बेसिक assumptions. 2 statistic on the SPSS output allow you to look at some of the basic assumption. क्या basic assumption मीट हुई? पहला है KMO, काइजर मेयर ऑल्कन
मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिकेसी, क्या हमारा सैंपल एडिकेट है कि नहीं फैक्टर एनालिसिस को रन करने के लिए। कहता है एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, जो पहले बात कर रहे थे। तो काजल मेन ऑक्रिन में केएमओ मेजर ऑफ सैंपल एडिकेसी जनरली इंडिकेट वेदर आर नॉट द वेरिएबल एबल टू बी ग्रुप इनटू स्मॉलर सेट ऑफ अंडरलाइन फैक्टर्स। क्या ये तमाम फैक्टर जो हैं आपस में ग्रुप बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये केएमओ का टेस्ट बताता है। और केएमओ का टेस्ट की वैल्यू 0 to 1 के दरमियान होती है और जनरली बिलीव किया जाता है कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.6 और हायर टू प्रोसीड, कैन यूज 0.5 और मोर लीनियर कट ऑफ, बाद लोग 0.5 करते हैं। तो अभी इसका मैं नेक्स्ट भी शेयर करता हूँ, लेकिन केएमओ की वैल्यू जो मेरी नज़र में वो 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। 0.6 भी एक्सेप्टेबल है, 0.5 भी एक्सेप्टेबल है। आगे में वो टेबल दिया हुआ है कि मार्वलस अगर 0.9 से ज़्यादा है, मतलब वो सारी रैंकिंग दी है, आप 0.5 से भी जा सकते हैं। लेकिन बिलो वाला सीन जो है ना अनएक्सेप्टेबल, 0.5 से नीचे केएमओ की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर फैक्टर एनालिसिस रन करना है तो आपकी वैल्यू 0.6 है, लेकिन बेहतरीन जो डाटा है जिस पे फैक्टर अच्छा रन होता है वो 0.7 है। अगर वाकई डाटा में किसी किस्म का इशू नहीं है तो आपकी हायर केएमओ की वैल्यू शो होगी। हाई वैल्यूज क्लोज टू 1 तो जनरली इंडिकेट है फैक्टर एनालिसिस में भी यूजफुल विद जो डाटा। हाई वैल्यू जितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू केएमओ होगी उतना अच्छा आपका डाटा है आपका। ये फिर याद रखिएगा, ये तब वैल्यू के 1 के बाद अब लोग अक्सर क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी चेक करो। अक्सर एक प्रोफेसर है वो तुमने नॉर्मलिटी चेक नहीं की हो फैक्टर एनालिसिस में, तुम्हें ये नहीं चेक किया, भाई जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी केएमओ में आपको एक सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपकी केएमओ आपकी 0.9 अचीव कर जाती ना, जाकर उस फैक्टर्स की ना रिलायबिलिटी चेक कर लें, दावा करता हूँ 0.8 प्लस रिलायबिलिटी होगी। अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी डाटा के अंदर आपका फैक्टर एनालिसिस रन ही नहीं हो सकता। वो होगी तो आपने फैक्टर एनालिसिस पे मूव करना है ना, फिर आप टी टेस्ट की तरफ चले जाए, कोरिलेशन की तरफ चले, आप क्यों फैक्टर एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब फैक्टर एनालिसिस माने कि वो पीछे वाले तमाम टेस्ट अज्यूम करने के सारे ठीक आ रहे हैं। और इफ द वैल्यू लेस देन 0.5 द रिजल्ट ऑफ द फैक्टर एनालिसिस प्रॉब्लम वुडंट बी वेरी यूजफुल, तो आप 0.5 से कम वो यूज नहीं कर सकते। फिर इसको कैसे बेहतर किया जाए ये हम ईएफए के अंदर परफॉर्म करेंगे। जनरली आपको फिर क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं इसको ऊपर लेके आने के लिए कि कौन से क्वेश्चन तंग कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए। ये उन्हें हो गया केएमओ की जो स्टैंडर्ड थे आई विद 0.7। ओके, ये एक 0.9 थी। इस तरह आपका टेबल जो है वो रन होगा और आप इस वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। ये दरमियान में ये जाने मैंने बाद में पुराने डाटा की थी तस्वीरें मैंने वो इंटीग्रेट की कि जब भी टेबल रन होगा तो इस तरह टेबल आपके सामने शो होगा कि बार्टलेट टेस्ट 0.939 आ रही है वैल्यू। इसका मतलब है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर का यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्ट्रक्चर फिट हो सकता है। इसके साथ आपका होता है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बार्टलेट टेस्ट इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट होने का मतलब ये होता है, अगर हम इसको लेके चले कि बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी होता क्या, हम इसको देख लें। टेस्ट हाइपोथेसिस दैट कोरिलेशन मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स इज, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि तमाम आइटम का आपस में कोरिलेशन कैलकुलेट करता है, ये टेस्ट है। फिर इसके अंदर से वो एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है उस डाटे की बिना पे जो भी इनकी टेस्ट की वैल्यूज इन्होंने बनाई है, और दोनों को मेजर करता है। मतलब एक हमारा मैट्रिक्स है, एक वो जो इसने खुद से कैलकुलेट किया मैट्रिक्स है, और दोनों को आपस में मिलाता है। डायगोनल आर 1, ऑफ डायगोनल 0। तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट इंडिकेट मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने फैक्टर सर्चिंग रन करना है तो जो इसका बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है वो ये कहता है कि ये वाला डाटा इस वाले डाटे से मिलना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मिलते, अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलते इसका मतलब ये है कि आपके डाटे में इशू है, आप अपने डाटे पे फैक्टर एनालिसिस रन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही डाटा ज़्यादा हो जाता है, कहता है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी कंपेयर्स योर कोरिलेशन मैट्रिक्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स विद 1 ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल एंड 0 ऑन ऑल अदर कोरिलेशन. So clearly you want your Bartlett value to be significant as you are expecting relation between your variable. If a factor analysis is going to be appropriate, the problem with Bartlett test occurs with large and small correlation tend to be statistically significant, so test may not mean much. तो जब डाटा आपका कम होगा ना उस सूरत में ये टेस्ट इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा तो ठीक है। जब डाटा ज़्यादा होता है तो ये टेस्ट वहाँ पे वैल्यू यूज कर जाता है। बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी छोटे डाटे पे लगता है, 50 से कम डाटा होना उस सूरत में आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अगर 300 तक डाटा हो फिर तो सर ये तो उन्होंने उसको कह दिया ना कि ये फिर वैल्यू नहीं ना देता जब आपके नंबर ऑफ सैंपल जो है मतलब विद लार्ज एंड स्मॉल कोरिलेशन, उस सूरत में ये टेस्ट की वैल्यू यूजलेस हो जाती है। लार्ज डेटा में एजेंसी इधर ही दिया
नहीं किया जाता, बार्टरी टेस्ट कंसीडर किया जाता, केएमओ कंसीडर किया जाता। 300 तक का इसकी वैल्यू क्रॉसिंग कीजिएगा, सिग्निफिकेंट आती है। किसकी? बातें, बार्टरी की सिग्निफिकेंट वैल्यू लेकिन ये सिग्निफिकेंट आती है। क्यों आती है? वो उसकी रीजन बता देंगे कि लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। अगर आप 50 से कम का डाटा लेके रन करेंगे ना 25-30 के ऊपर, जिसमें मैं कह रहा हूँ उससे लोग डाटा कम होता है, उस सूरत में ये टेस्ट फिर सिग्निफिकेंट है। उधर भी जब मैंने फ्राइडमैन का टेस्ट रन किया तो 50 की वैल्यू बोल दी, 50 का ये टेस्ट सिग्निफिकेंट आएगा। जैसे ऊपर जाएंगे सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जैसे एंड बढ़ते जाते हैं इस टेस्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है तो एक्सेप्टेबल है। नहीं जी, इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बार्टरी टेस्ट होता है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कहेंगे आप यूजर का नाम दे दें, आप इसको इसका क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, क्लाइंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसके अंदर एंटिटी का नाम दे सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट बोला हुआ है कि ओपनली कि जैसे जैसे एन वैल्यू बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट बढ़ते जाते हैं, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसका मतलब ये यूजलेस है, फिर हम केएमओ पे ही रिलाई करते हैं। और सर बाकी का स्ट्रक्चर ये शो करता है कि ये जो आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स है इसके अंदर ना 1 0 लगाता है। अभी मैं वो मैट्रिक्स दिखाऊंगा, तो उन दोनों को मेल करता है। वो वैल्यूज को 1 0 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब नीचे 1 वैल्यू तो ऊपर 0 कर देगा, अगर ऊपर 1 वैल्यू तो नीचे 0 करके हमारी एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। अगर इधर से मतलब एक देखिए ना, अगर मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिना पे चलूँ, हम ये देखते हैं कि जब कोरिलेशन मैट्रिक्स निकलता है तो कोरिलेशन मैट्रिक्स में क्या होता है भला, जो वैल्यू नीचे होती है वही वैल्यू ऊपर होती है जब मैट्रिक्स रन होता है। ये क्या करता है, ऊपर वाली वैल्यूज को 1 में से माइनस कर देता है, नीचे वाली वैल्यू को 0 में से माइनस कर देता है, ये ज्यूम कर देते हैं। तो इसका मतलब माइनस करने के बाद भी जो ऊपर एसोसिएशन है वही एसोसिएशन हमारे इस बार्टरी टेस्ट में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जब वो एसोसिएशन दोनों की आपस में सेम हो जाएगी, मतलब इसमें फैक्टर स्ट्रक्चर सेम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा और कोरिलेशन कम होती जाए, मतलब कोरिलेशन कम होने क्या मतलब है कि ये 0.1 को 0.1 0.2 को तो समझता है, तो 1 में से 0.1 माइनस करके क्या आंसर आता है 0.9। तो नीचे अगर आंसर 0 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो -0.9 में चला जाएगा, एग्री। लेकिन जब हमारी कोरिलेशन की वैल्यू होगी 0.003 और उधर वो 0 में से माइनस करेगा तो उधर वो 1 में से माइनस करेगा, तो अल्टीमेटली वो शादी के बाद फिगरें ज़्यादा होती चली जाएंगी। तो अल्टीमेटली हम 3 सारी सिग्निफिकेंट कहते हैं जब भी वो 99.99 पॉइंट से ऊपर चलता है। हम 0.01 तक तो जा सकते हैं, 0.001 तक जा सकते हैं, पर 0.001 तक नहीं जा सकते। नंबर ऑफ सैंपल बढ़ता जाएगा, कोरिलेशन वीक होती जाएगी, अल्टीमेटली कोरिलेशन कम होती जाती है ना, रिलेशनशिप रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है पर कोरिलेशन कम होती जाती है नंबर ऑफ सैंपल से। उस वजह से फिर वो ऑफ डायगोनल ऑन डायगोनल का स्केल आपस में वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर वो 50 का डाटा होगा तो फिर वो 1 में से 0 में से माइनस करेगा तो वो अच्छी वैल्यूज आएंगी। तो बेसिकली वो इनका कसूर नहीं है, हो सकता है यही सिग्निफिकेंट हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें को नया लेवल रखना पड़ेगा। हो सकता है 0.0001 वैल्यू आ रही हो, क्योंकि कोरिलेशन कम है ना, कोरिलेशन कम होने की बिना पे नहीं है, कोरिलेशन ज़्यादा होनी चाहिए पड़ती है। और इसमें 2 वेरिएबल हो तो और चीज़ है, 3 हो। जब आपने 25-25 वेरिएबल का डाटा डालना है तो अल्टीमेटली आप लोगों को प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल बातें हैं, सोशल साइंटिस्ट को परेशान नहीं होना। मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट 6 से ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट 50 से कम है। अगर 50 से ज़्यादा का डाटा भी छोड़ दे यूजलेस, हमारे लिए क्या मौका दिया, एग्री, ठीक हो गया ना, हमें बाकी में घुसने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप लोग रन करेंगे एक्सप्लोरेटरी या CFA तो पहले आपके सामने KMO आएगा, फिर आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स आता है और फिर आपके फैक्टर्स आते हैं, फिर वेट्स आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप लोगों ने CFA या EFA को रन करना है तो आपने सबसे पहले बताना है कि आप किस तरीके का EFA रन करना चाहते हैं। मतलब फैक्टर स्ट्रक्चर में EFA CFA नहीं बोलता, मैं फैक्टर एनालिसिस रन करना चाहता हूँ, तो किस तरह का फैक्टर एनालिसिस आप लोग रन करना चाहते हैं। ये तो वैल्यूज हमें कॉमन आएगी चाहे CFA या EFA रन करें। अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, डाटा में से फैक्टर कैसे निकाले जाए, डाटा में से फैक्टर कैसे निकाले जाए, हाउ टू एक्सट्रैक्ट एंड विच टाइप ऑफ विच मेथड वी शुड यूज टू एक्सट्रैक्ट द फैक्टर। ओके, अब फैक्टर निकालने होते हैं, अल्टीमेटली स्टैट को तो नहीं पता कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन की तो कमिटमेंट की बार बार ये बात करूँगा, और अल्टीमेटली उसके अंदर फिर ना कोई स्ट्रक्चर बताना होता है कि जिनमें इतने 0 कॉमन आ जाए, जिनमें इतने 1 कॉमन आ जाए, जिस डाटा में इतना मीन वैल्यू का डिफरेंस हो, जिस डाटा में इतना स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ ना कुछ तो स्टैटिस्टिशियन ने इसके रूल बनाए हुए हैं ना। तो जनरली 2 मेन मेथड यूज होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट फैक्टर एनालिसिस के प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड एक सेकंड इसका इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, ठीक है।
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पहला मेथड है फैक्टर निकालने का। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल बातें हैं, लेकिन इसकी नीचे बताया हुआ है कि कब यूज करना चाहिए। कहता है कंसीडर ऑल द अवेलेबल वेरिएंस कॉमन प्लस यूनिक, प्लेस वन ऑन डायगोनल ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो भी उसकी स्टैटिस्टिकल मेथड बताया उसने। सी के लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल सच दैट मैक्सिमम वेरिएंस इज एक्सट्रैक्टेड, रिपीट द स्टेप। ये क्या देखता है कि किन में ज्यादा रिलेशनशिप है, किन में ज्यादा एसोसिएशन, उनको अलग-अलग फैक्टर करता है जिनमें आपस में रिलेशन है। यूज व्हेन देयर इज कंसर्न विद प्रेडिक्शन, पार्सिमोनी एंड नो स्पेसिफिक एरर वेरिएंस आर स्मॉल। अगर एरर वेरिएंस कम हो और हमें पता हो कि ये फैक्टर फला वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हो कि ये फैक्टर आपस में इकट्ठे, जब हमें पता होता है ना पहले से, जिससे हम क्या कहते हैं CFA, हमें पहले से पता होता है ये फैक्टर इकट्ठे होने चाहिए, हमें पता होता है ये फैक्टर आपस में। जब हमें पता ही नहीं तो फिर इसका मतलब ये वहां पे नहीं लगेगा, ये वहां पे लगेगा जब हमें थोड़ा सा पता होगा हाँ यार ये क्वेश्चन आपस में मिलते हैं, इनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। तो जनरली हम PCA यूज करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फैक्टर एनालिसिस। हमें पता होता है ना कि ये फैक्टर इस फलां वेरिएबल के, लेकिन जब आपको नहीं पता, ठीक है, फिर आप आते हैं प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग या कॉमन फैक्टर एनालिसिस। कंसीडर ओनली कॉमन वेरिएंस, प्लेस कॉमनैलिटी एस्टीमेट ऑन डायगोनल ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स को समझते हैं। सीक लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर दैट कैन, कम से कम कितने फैक्टर जो है हम निकाल सकते हैं। PF इज ओनली एनालाइजिंग कॉमन फैक्टर वेरिएबिलिटी, रिमूविंग द यूनिकनेस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस फ्रॉम द मॉडल कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। PFA प्रेफर्ड इन SEM cause it accounts for co-variation which PSA accounts for total variance। अब ये दोनों मेथड हैं कि इसमें कोवेरियंस आता है, ये बिलीव है जेम्स गैस्किन का, उनका ख्याल है कि ये ज्यादा बेस्ट है अगर हम SEM रन करना चाहते हैं। पर जनरली मैं जिस बिलीव पे जो मैंने पीछे लिखा है कि मैं ये देखता हूँ कि हमें पहले से पता नहीं ये फैक्टर फला आपस में मिलने चाहिए, तो मैं PCA रन करता हूँ। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको रन करते हैं। दोनों में फर्क है, वो टोटल वेरिएंस की बेस पे चल रहा होता है, ओवरऑल वेरिएंस को लेके चल रहा है, उसमें हमने मैक्सिमम वेरिएंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ये कम से कम वेरिएंस देखता है कि कितने निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एटलीस्ट वेरिएंस कितने से कितना निकाल सकते हैं, और ये कोवेरियंस बेस पे चलता है। अभी आपने जब भी रन करना है आपने अपनी लॉजिक देनी है उस थ्योरी की, उस प्रोफेसर ने आपको क्या सजेस्ट किया। अगर उसने PCA सजेस्ट किया PCA लगाएं, अगर उसने आप लोगों को PF सजेस्ट किया तो आप फिर PF लगाएंगे। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम नया स्केल डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो फिर आई विल गो विद PF। एग्री? वेरिएंस का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। जब देखिए दो वेरिएबल है ना, अब अल्टीमेटली एक रिस्पोंडेंट ने 7 टिक किया तो एक रिस्पोंडेंट ने 6 टिक किया, तो दोनों में दोनों की जो डेविएशन है, वो दोनों का मीन ले लेंगे ना, दोनों का मीन लेने के बाद स्टैंडर्ड, तो वो डेविएशन आई 0.5। क्लियर? और अगर इसी तरह नेक्स्ट में जाता है 7 और 5 तो डेविएशन 1, और 6 और 4 तो उसमें वो माइनस में डेविएशन चली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन माइनस डेविएशन जिस तरह भी डेविएशन चलेगी। अब ये सब की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब इन सब डेविएशन में इनके दरमियान में डेविएशन में भी आगे एक मूवमेंट होगी कि दो वेरिएबल आपस में कितना इकट्ठा वेरी करते हैं, मतलब आप चलिए ना कितना इकट्ठा वेरी करते हैं। और जितना वो इकट्ठा वेरी करेंगे वो कोवेरिएट, अगर वो इकट्ठा वेरी करते डिफरेंट वेरी करते हैं, लेकिन वो एक डेविएशन से दूसरी डेविएशन मूव करने में कितना आपस में वेरिएंस आ जाता है उनके दरमियान डिफरेंट है, वो वेरिएंस है। जो इकट्ठा है वो कोवेरिएंस। अब ये सारी स्टेट चलती इसी बिना पे है कि जब उन लोगों ने हमने इस ग्रुप से डाटा फिल करवाया तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, इस ग्रुप से डाटा फिल करवाया इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो दोनों डेविएशन में जो वेरिएंस है ठीक है, और उनमें फिर कॉमन जब इस डाटे को ऐसे गुजारते हैं होता भला क्या है, ये समझे कि वो जिस तरह वो रोल करते हैं डाई, मतलब वो जिसमें नंबर नीचे नंबर गिरा रहे हैं हम लोग, नीचे गिराते जा रहे हैं, तो दोनों में वेरिएंस किस तरह आ रहा है, कहाँ पे इकट्ठे मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि जब डाटा ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ऐसे वेरिएंस आ रहा हो, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा हो, ठीक है। अगर तो वो कॉमन मूव करेंगे तो वो कॉमन मूव करेगा डाटा, अगर वो कॉमन कोवेरिएंट नहीं है तो अल्टीमेटली वो जैसे मूव कर लेगा। तो आपस में उस डाटे के अंदर डिफरेंस कितना है, मतलब स्टैंडर्ड, तो सारे टेस्ट इसी बिना पे हैं। ये जो हम क्वांटिटेटिव में डील करते हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन कि एक आदमी ने जो डाटा टिक किया, इन्होंने जो 50 क्वेश्चन में डाटा किया, वो आपके डाटा से कितना वेरी है, ये 2 का है। तो जैसे ही ये 1000 बंदे के डाटे के अंदर वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेक की जाती है, फिर वो कितने को वेरिएट करते हैं उसकी बिना पे ये टेस्ट है, जो वेरिएंस पे चलते हैं उसकी बिना पे
इसको कंपोनेंट लगा देंगे। तो ये बेसिक स्टैट है बेसिकली। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पहले से पता तो आप जनाब पीसीए लगा दें। अगर आप नया काम कर रहे हैं, कोवेरियंस लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसको लगा लें। नो 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 मैंने पहले बोला ऑथेंटिक सोर्स है तो आपने इसको फॉलो करना है। तो मैंने आपको बोल दिया क्लाइन को पढ़े जिन्होंने फैक्टर क्लाइन क्यों मैं बोलते हैं कि ही इज़ अ फेमस ऑथर, वरना डेविड कैनी है, बैरन है, ब्रिचर हेस है जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद एडी फील्ड है, इसके बाद जोन्स जो जिसका वो जोन्स क्रोग क्या नाम उसका बोलते हैं उसके टेस्ट है। तो बेसिकली क्योंकि इसके ऊपर इतने रेफरेंस आ चुके हुए हैं, अब ये एक मिथ बन चुका हुआ है कि सूरज मशरक से निकलता है, बस वी कांट क्लेम दैट कि मगरब से भी निकलता है अभी तो इसके इश्यू ये है कि वो एक मिथ बन चुका हुआ है। तो मैं क्लाइन इसलिए देता हूँ, मोस्ट चीज जूती नहीं है, उस पर कंधे बंदूक रखो और चलाओ, उसने क्या दिया बात खत्म। KLI मतलब उसका मैं आपको भी उसका दिखा देता हूँ, अगर इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा पास करके। ओके, प्रिंसिपल एक्सेल फैक्टरिंग, ठीक है, इसको यूज करना है। इसके अलावा और भी मेथड हैं इसके। कहता है अच्छा प्रिंसिपल एक्सेल फैक्टरिंग डायगोनल्स रिप्लेस बाय एस्टिमेट ऑफ कॉमनैलिटीज, इटरेटिव प्रोसेस, कंटीन्यूटी, नेग्लिजिबल चेंजेस इन कॉमनैलिटीज। ये मैंने थोड़ी सी डिटेल वाला क्यों रखे हैं, जब लोग लिखने बैठते हैं ना इसके ऊपर पीसीए के ऊपर, इनको बताना जरूरी नहीं होता। ये जो टर्म है ना बेसिकली आप इनको अपने अल्फाज में लिख देंगे ना, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि सी के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम वेरिएंस सेलेक्टेड कंसीडर ऑल अवेलेबल कॉमन प्लस यूनिक प्लेस वन ऑन डायगोनल ऑफ कोलेशन मैट्रिक्स। डायगोनल मीन के ऊपर वाली वैल्यू पे वन प्लेस करता है। ये क्या करता है, डायगोनल रिप्लेस बाय एस्टिमेट्स ऑफ कॉमनैलिटीज, वो वन रिप्लेस। अब ये स्टैटिस्टिक की बातें कर रहा हूं मैं, उधर वो वन रिप्लेस करता है, इधर हमने क्या रखनी होती है कॉमनैलिटी। ये दोनों में डिफरेंस है। क्यों रखते हैं, जिस प्रोफेसर ने ये लिखा है उसके साथ बहस की जा सकती है जाके। अगर आप एसपीएसएस की हेल्प में जाएंगे तो वहां पे पीसीए लिखेंगे तो उसमें रेफरेंस दिया होता है। मैं इमोस में और एसपीएसएस की हेल्प में आप कोई भी चीज का रेफरेंस चाहते हैं कि पीसीए क्यों यूज करें, इसकी हेल्प में जाके लिखें पीएफ, मतलब प्रिंसिपल एक्सेल फैक्टरिंग। वो बताएगा कि फलां प्रोफेसर ने लिखा, फलां प्रोफेसर ने अमेंड किया, फलां इसका रूल है, ये चीजें। ये स्टैटिस्टिक लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। हाँ, तो जब प्रोफेसर ने दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप सिंपल अगर फर्ज करें मेरे इस लेक्चर को, हमारे पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है, वरना आप इस मेरे लेक्चर्स को अगर रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल है आप इसको भी साइड कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग में कोई बात कह रहा हूँ जी मेरे नहीं पता, ये तो इस प्रोफेसर ने कहा है, बस आपने तो एविडेंस दिखाना है ना, तो हो सकता है मुझे। तो ये उसका तरीका बताया कि ये वो वन के साथ रिप्लेस करके चलता है। ये क्या रखता है कॉमनैलिटीज। अब ये जिसको बेसिक जिन को डिस्कस करना हो, व्हाट इज ए कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल जो भी है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन, a hypothetical construct that affect the at least two of our measurement variable। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दो वेरिएबल को अंदर जा रहा होता है, कॉमन भी कॉमन आ रहा है, दोनों का कॉमन। वी वांट टू एस्टिमेट द कॉमन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द वेरिएंस इन आवर वेरिएबल्स। इज दिस एन एक्ट ऑफ डिस्कवरी और एक्ट ऑफ इन्वेंशन। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि डिस्कवरी इन्वेंशन ही है। बेसिकली हमारा फोकस ये है कि ये फैक्टर जो है ना कॉमन, कितने फैक्टर्स को अपने साथ लेके चलता है। तो कॉमन फैक्टर सिंपली कि हम लोग यही ज्यूम करेंगे कि ये फैक्टर किस किस में वेरी करता है। ये फिर वो स्टैटिस्टिक की बातें आ जाएंगी, गोइंग ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगी। तो सिंपल आप लोग चलेंगे, जब कॉमन फैक्टर आएगा विल शो यू। यूनिक फैक्टर क्या होता है, इट इज अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द वेरिएंस ओनली इन वन वेरिएबल। कॉमन फैक्टर दो में दे रहा होता है वेरिएंस, ये किस में दे रहा होता है, यूनिक में दे रहा होता है आप लोगों का। दिस इज देयर इज वन यूनिक फैक्टर फॉर ईच वेरिएबल। द यूनिक फैक्टर आर अनरिलेटेड टू वन अनदर, अनरिलेटेड टू कॉमन फैक्टर। वी कैन वांट टू एक्सक्लूड दीस यूनिक फैक्टर फ्रॉम आवर सॉल्यूशन। होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि वो फैक्टर रखें जो इकट्ठा पूल करते हैं, जो 2 3 4 क्वेश्चन का अपने साथ रखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि इस क्लास में हर एक ने 3 3 4 4 का पेयर बना दिया और एक सिंगर रह गया, तो अल्टीमेटली उसको भी इस क्लास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? एक यूनिक आइटम है ना, यूनिक फैक्टर है जिसका किसी के साथ तल्लक नहीं है, तो वो फिर हमारे फैक्टर स्ट्रक्चर का हिस्सा कॉमन फैक्टर है। तो वो अपने अपने कुछ ना कुछ तो ग्रुप क्रिएट कर लेना। यूनिक हम लोग फैक्टर को नहीं रखते।